धुंधलपुर नामक एक शांत और हरियाले गांव के एक कोने में भीमा नामक एक मेहनती चरवाहा रहता था, जिसके पास ढेर सारी गायें थीं। उसका जीवन अत्यंत सादा था, किंतु उसकी आत्मा गायों के प्रति समर्पण और अपनी छोटी सी दुनिया के लिए निस्वार्थ प्रेम से भरी हुई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थीं, चित्रा और पत्रिका, जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। यहाँ तक कि गांव के लोग भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। केवल उनकी माँ वसंती और भीमा ही दोनों के बीच फर्क कर पाते थे। गांव की एक औरत थी जिसका नाम मंगला था, जो भीतर से अत्यंत ईर्ष्यालु थी, क्योंकि उसकी दो बेटियां न तो जुड़वा थीं न ही सुंदर। मंगला आए दिन भीमा से उलझती रहती थी और उसे ताने देती थी कि बेटियों के होने से उसका जीवन नर्क हो गया है, जबकि स्वयं बेटियों की घोर उपेक्षा करती थी। एक दिन वसंती को अपनी बीमार मां से मिलने पास के गांव जाना पड़ा और वह चित्रा को साथ लेकर गई। पत्रिका को भीमा के भरोसे छोड़ दिया गया। अगली सुबह भीमा रोज की तरह पत्रिका को लेकर जंगल में गायन चराने गया। वहां पहुंचकर वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और अपनी थकान मिटाने के लिए कुछ समय को आंखें मूंद ली। इसी बीच पत्रिका खेलते खेलते गायों के झुंड से दूर निकल गई और तभी एक भूखा शेर उस ओर आ गया। वह पत्रिका को शिकार बनाना चाहता था, परंतु गायों की अगुआ, एक विशेष गाय जिसका नाम धवलिका था, ने शेर पर आक्रमण कर दिया और दूसरी गायों को इकट्ठा करके शेर को वहां से भगा दिया। अगले कुछ दिन शेर बार बार लौटने की कोशिश करता रहा, परंतु हर बार धवलिका और अन्य गायों ने मिलकर उसका सामना किया। अंततः शेर हार मानकर भाग गया। लेकिन कुछ समय बाद जब मौसम बदला और एक तेज आंधी आई, तो जंगल में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। भीमा को कुछ दिखाई नहीं दिया और जब आंधी रुकी तो वह पत्रिका और धवलिका दोनों को न पाकर व्याकुल हो उठा। वह उन्हें ढूंढता ढूंढता थक गया और निराश होकर घर लौट आया। कुछ गायें वापस आ गईं, परंतु धवलिका और पत्रिका का कोई अता पता न मिला। उधर वसंती, जो अपनी मां से मिलकर लौट रही थी, मन ही मन पाप की भावना से ग्रस्त थी। वह चित्रा को रास्ते में जंगल में छोड़ने की योजना बना रही थी, परंतु अंततः उसका मातृत्व जागा और वह चित्रा को वापस लेकर घर आ गई। लौटने पर जब उसने सुना कि पत्रिका गायब हो गई है, तो वह व्यथित होने का नाटक करने लगी, जबकि भीतर से उसे कोई दुख नहीं था। भीमा वर्षों तक पत्रिका को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। दूसरी ओर धवलिका जंगल में पत्रिका को लेकर भटकती हुई बहुत दूर निकल गई थी। कुछ दिन बाद एक दूरस्थ राज्य में प्रवेश करते हुए उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली। वह स्थान एक विशाल राज्य के समीप था, जिसका राजा वीरश्री और रानी विमलेखा थे। वे अत्यंत उदार लेकिन संतानहीन दंपत्ति थे। रानी अक्सर उदासी में डूबी रहती थी, क्योंकि दरबार में लोग उनके निसंतान होने की चर्चा करते थे। एक दिन रानी ने राजा से आग्रह किया कि वे किसी बच्चे को गोद लें। राजा वीरश्री ने यह संकल्प लिया कि वह एक योग्य बालक या बालिका को खोजकर अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। राजा दूर दराज के इलाकों में खोज में निकल पड़ा। एक दिन उसे एक सुनसान जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घोड़े से उतरकर उस दिशा में बढ़ा और वहां उसने देखा कि एक गाय एक छोटी सी बच्ची को दूध पिला रही है। यह दृश्य देखकर राजा चकित रह गया। उसने धवलिका से बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी विद्या नामक एक युवती सामने आई, जो धवलिका की देखरेख कर रही थी। विद्या ने राजा को पूरी बात बताई, कैसे आंधी के कारण वे अपने परिजनों से बिछड़ गए और अब उन्हें घर लौटने का कोई रास्ता नहीं पता। राजा वीरश्री ने दोनों को अपने महल में ले जाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि वह इस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में अपनाएगा। विद्या ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस तरह पत्रिका को राजकुमारी पर्णिका नाम देकर उसे महल में विशेष सम्मान के साथ रखा गया। रानी विमलेखा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने पर्णिका को गले लगाकर स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और पर्णिका बड़ी होकर एक बुद्धिमान, दयालु
और प्रजा के प्रति समर्पित राजकुमारी बन गई। वह प्रतिदिन धवलिका से मिलने जाती और उसे हरी घास खिलाकर धन्यवाद देती। उसके व्यवहार से पूरा राज्य उससे प्रेम करने लगा। लेकिन विद्या के मन में अब भी भीमा और वसंती की चिंता बनी रहती थी। वह नहीं जानती थी कि क्या वे लोग अब भी जीवित हैं, और अगर हैं तो उनकी बेटी के बिना उनका जीवन कैसा होगा।